नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में मौत की संख्या में ठहराव आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार तीसरे दिन नए मामलों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,76,110 नए कोरोना के केस आए हैं और 3,874 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 3,69,077 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और इन राज्यों के 54 कलेक्टरों से बातचीत की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की होती है। इसी भावना को आपको जन जन तक पहुंचाना है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गांवों पर ज्यादा ध्यान देने की निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बैठक में बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों को कठपुतलियों के बना करके रख दिया गया है। प्रधानमंत्री के साथ कोविड पर बैठक में उन्हें बोलने की इजाजत नहीं होती। सीएम ममता ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की कोविड पर बैठक पूरी तरीके से फ्लॉप और अपमानजनक रही। देश पिछले 2 महीनों से कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस लहर ने सबसे ज्यादा युवाओं को अपना निशाना बनाया है। दूसरी लहर के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में हुई एक बैठक में बताया गया था कि कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित 11 राज्यों में युवा आबादी चपेट में आई है। डॉक्टरों का कहना है कि दूसरी लहर में इन दिनों आईसीयू में सबसे ज्यादा युवा देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कम होती नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,231 नए केस आए हैं और ये 1 अप्रैल के बाद सबसे कम मामले हैं। 1 अप्रैल को 2,790 मामलों की पुष्टि हुई थी। संक्रमण दर अब राष्ट्रीय राजधानी में घटकर 5.5% हो गई है। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना का संक्रमण घटने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 7,336 नए मामले सामने आए, जबकि 19,669 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। इस दौरान 282 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण से रिकवरी की दर बढ़कर 91.4% हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 29 लोगों की मौत लखनऊ में हुई, तो वहीं आगरा और एटा में 14-14 लोगों की जान चली गई। गाजीपुर और मेरठ में 13-13 लोगों की जान गई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस आफत बनकर आई है। कई राज्यों में इसके लिए मामले सामने आए हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का आग्रह किया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज श्रेणी में डाला जाए। ये कोरोना मरीजों की मौत का एक बड़ा कारण बन रहा है। अब आप अपने घर पर रहकर ही कोरोना की जांच करा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बताएं कि कोविसेल्फ भारत की पहली ऐसी खुद इस्तेमाल करने वाली रैपिड एंटीजन टेस्ट किट बन चुकी है, जिसके जरिए 2 मिनट में टेस्ट हो जाएगा और 15 मिनट में इसके नतीजे आएंगे। ये दावा किट बनाने वाली पुणे की कंपनी ने किया है कोरोना के खिलाफ। आपको बताएं कि पहले ही कोरोना के खिलाफ आईसीएमआर ने यह मंजूरी दी है। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल वो चंडीगढ़ में अपने घर में ही आइसोलेट हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा 91 साल के हैं। उनकी पत्नी ने उनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि मिल्खा सिंह के कुक को बुखार हुआ था। इसके बाद मिल्खा सिंह ने अपना कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें वो संक्रमित पाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि उन बच्चों को नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा देने में विचार किया जाए जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता या फिर उनमें से
किसी एक को खो दिया है जो घर की जीविका चलाता हो। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह भी कहा कि बच्चों को बेहतर भविष्य की उम्मीद देना राष्ट्र के तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें बंगाल में काम करने वाले राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द से जल्द वैक्सीन देने की मांग की गई है। इसके लिए वैक्सीन के 20 लाख डोज की जरूरत पड़ेगी। अपनी चिट्ठी में सीएम ममता ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को बाहर काम करना पड़ता है और लोगों से मिलना भी पड़ता है, इसलिए उनके सुपर स्प्रेडर होने की संभावना है, इसलिए वो जल्द ही वैक्सीन उनको दें। पिनरई विजयन ने लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित सादे समारोह में 76 वर्ष के विजयन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विजयन के अलावा राज्यपाल ने 20 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई है। शपथ समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयन को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिनरई विजयन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और दूसरा कार्यकाल शुरू करने पर बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद राजनीति तेज हो चुकी है, जिस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री की बैठक को पटरी से उतारने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री उन्होंने कहा है कि आज प्रधानमंत्री ने कोरोना की लड़ाई के अच्छे कामों को शेयर करने के लिए कुछ राज्यों के जिला अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। ममता बनर्जी का आचरण आज बहुत अशोभनीय रहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ब्लैक फंगस बीमारी के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। ये फंगस मुख्य रूप से कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को प्रभावित कर रहा है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें इस बीमारी को बढ़ने से भी रोकना है और जिनको ये बीमारी हो रही है उन्हें जल्द से जल्द बेहतर इलाज देना है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी में लगे शिक्षकों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर एक मौत दुखद है। हर राज्य की संवेदनाएं, हमारे राज्य की संवेदनाएं प्रत्येक कर्मचारी और उसके परिजनों के साथ हैं। चुनावी ड्यूटी में जिन शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रोजगार सेवकों, पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई है वो बहुत दुखद है। पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा और नौकरी दी जाएगी। करीब एक हफ्ते तक बंद रहने के बाद कश्मीर घाटी में एक बार फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है। प्रदेश में 1,50,000 वैक्सीन के डोज आने के बाद ये काम फिर से शुरू किया गया है। नई आई वैक्सीन की डोज में कश्मीर घाटी के लिए 90,000 और जम्मू संभाग के लिए 60,000 डोज दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में टीकाकरण कार्यक्रम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सलीम उर रहमान ने कहा कि अब वैक्सीनेशन जारी रहेगा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 1 जून तक लगी हुई हैं, लेकिन अब इन पाबंदियों को और भी सख्त किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने अब ट्रैवल संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में दाखिल होने वाले व्यक्ति को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो वहीं एयरलाइंस को भी हर तरह के यात्रियों को महाराष्ट्र में उतरने की अनुमति है, लेकिन साथ में जिन लोगों का टेस्ट नहीं हुआ है उन्हें टेस्ट कराने होंगे। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के संक्रमण में अब तक 270 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। आईएमए के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 78 डॉक्टरों की मौत बिहार में हुई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 37, दिल्ली में 29 और आंध्र प्रदेश में 22 डॉक्टरों की मौत हुई है। आईएमए की ओर से जारी इस लिस्ट में आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का नाम भी शामिल है, जिनकी संक्रमण से सोमवार को मौत हो गई थी। आपको बता दें कि पहली लहर में 748 डॉक्टरों की मौत हुई थी। टूलकिट मामले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान जारी है। इस बीच यूथ कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि समित पात्रा कोरोना महामारी में केंद्र सरकार के कुप्रबंधन को उससे ध्यान हटाने के लिए और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए एक जाली और मनगढ़ंत कांग्रेस टूलकिट प्रसारित कर रहे हैं।
लखनऊ में आम आदमी पार्टी के ऑटो ऑक्सीजन एम्बुलेंस सीज करने के बाद थाने में एफआईआर दर्ज भी की गई है। आपकी तरफ से शुरू किए गए ऑक्सीजन एम्बुलेंस को आरटीओ ने चेकिंग में मानकों के अनुरूप नहीं पाया है। इसके बाद हजरतगंज कोतवाली में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने दोनों ऑटो सीज कर दिए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अस्पताल तक जाने के लिए परेशान लोगों को ऑटो एम्बुलेंस ऑक्सीजन सेवा का शुभारंभ किया था। तौकते चक्रवात के बाद देश में एक और चक्रवात तबाही मचाने के लिए रास्ते में आ रहा है। भारत मौसम विभाग ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटों में हवा का कम दबाव होने की आशंका है, जो चक्रवात का रूप ले सकता है। इस सूचना के बाद पश्चिम बंगाल और ओडिशा के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला प्रशासन के साथ में बैठकें शुरू कर दी हैं और तैयारियों के बारे में आवश्यक निर्देश दिए हैं। राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित ईएसआई अस्पताल में आग लग गई। ये आग अस्पताल की तीसरी मंजिल पर लगी। बताया जा रहा है कि आग लगने के तुरंत बाद ही सभी मरीजों को सुरक्षित स्थान पर निकाल दिया गया। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई थी और उसके बाद आग को बुझा दिया गया। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि आग से किसी तरीके की जान का नुकसान नहीं है। इजरायल के हवाई हमले में गाजा पट्टी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और 3 दर्जन से ज्यादा सदस्यों वाले परिवार का एक और बड़ा जो तबाह हो चुका है। सेना ने बताया कि हमास शासित क्षेत्र में लगातार रॉकेट हमले के दौरान उसने दक्षिण में उग्रवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में 40 सदस्यों वाले अल अस्तल परिवार का घर तबाह हो गया। आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में शांति की अपील की जा रही है। फाइजर बायोनटेक के वैक्सीन को लेकर अब एक बहुत ही खास और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका ने फाइजर की वैक्सीन को अब 1 महीने तक फ्रीज के तापमान में स्टोर रखने की इजाजत दे दी है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहा कि फाइजर के हाल ही में जमा किए गए डेटा को देखते हुए फैसला लिया गया है। इसे 1 महीने तक फ्रीज के तापमान में रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रखा जा सकता है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ओली सरकार के 7 मंत्रियों की नियुक्ति को असंवैधानिक करार देते हुए उनके मंत्री पद पर हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया है। 7 दिन पहले यानी कि 13 मई को प्रधानमंत्री पद पर दोबारा नियुक्त हुए प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने अपने कैबिनेट में 7 ऐसे मंत्रियों को भी स्थान दिया था जो कि फिलहाल सांसद नहीं है। ये 7 मंत्री पहले प्रचंड के नेतृत्व वाले माओवादी में थे, लेकिन पार्टी विभाजन के बाद इन सभी के ओली का साथ दिया था। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते बाकी खबरों का। कोविड-19 के समय अस्पताल में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की देखभाल करने वाली नर्स ने स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सम्मान की कमी पर इस्तीफा दे दिया है। आपको बताएं कि जेनी मोगी ने लंदन में सेंट थॉमस अस्पताल में इंटेंसिव केयर में भर्ती प्रधानमंत्री को 2 दिनों तक देखभाल की थी। उन्होंने कहा कि हम सरकार की तरफ से वाजिब सम्मान नहीं पा रहे हैं। मैं उससे तंग आ चुकी हूं, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है।
ब्रिटेन में एक बार फिर से हालात सामान्य होने लगे हैं। 17 मई से ब्रिटेन में फिर एक बिग अनलॉक लागू हुआ है, जिसके तहत सरकार ने नियमों में कई तरह की ढील दी है और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर भी कुछ डिस्काउंट लोगों को दिए गए हैं। अब लोग अपने परिचित लोगों को गले लगा सकते हैं और उनके साथ पार्टी कर सकते हैं। लगभग 7 करोड़ की आबादी वाले ब्रिटेन में ज्यादातर बार, पब, रेस्टोरेंट और सिनेमाघर खुल गए हैं। इस नए माहौल में आम लोगों के साथ साथ दुकानदार। इजरायल और फलस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के बीच जारी भीषण संघर्ष जल्द खत्म होने के आसार तेज हो चुके हैं। हमास के नेताओं ने कहा कि अगले 24 घंटे में सीजफायर का ऐलान हो सकता है। साल 2014 के बाद में हुए इस सबसे भीषण संघर्ष में अब तक गाजा पट्टी में कम से कम 227 लोग और इजरायल में 12 लोगों की जान जा चुकी है। हमास ने इजरायल पर जहां करीब 4000 रॉकेट दागे हैं, वहीं इजरायल की सेना ने भी सैकड़ों हवाई और जमीनी। तो वहीं इजरायल और फलस्तीन के बीच हमलों का दौर अभी तक जारी है। ऐसे में हाल ही में पाकिस्तान की एक सांसद ने सदन में इजरायल के खिलाफ जिहाद शुरू करने का सुझाव दिया था। साथ ही इस दौरान उन्होंने परमाणु हमले की भी बात कही है। पाकिस्तान के सांसद के इस भाषण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ये वीडियो पाकिस्तान के सांसद मौलाना चित्राली का है। सदन में चित्राली कह रहे हैं कि इजरायल के खिलाफ जिहाद करना ही पाकिस्तान के पास एकमात्र विकल्प है। अफ्रीका के मलावी में एक्सपायर हो चुकी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन की 17,000 खुराकों को आग के हवाले करना पड़ा। यहां अप्रैल में एक्सपायर हो चुकी खुराकों को जला दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले देशों से ऐसा नहीं करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में अपनी सलाह बदल दी। मालवी के अधिकारियों का कहना है कि लोगों के अंदर इस बात का शक था कि कहीं उन्हें एक्सपायर हो चुकी वैक्सीन तो नहीं दी जा रही। उसे साफ करने के लिए खुराकों को जला दिया गया। हरियाणा के करनाल में पुलिस स्पेशल टीम को बड़ी सफलता हाथ मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुकीम काला गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये चारों बदमाश कभी ज्वेलर्स की दुकान पर गोलियां बरसाते थे, कभी व्यापारियों को निशाना बनाते थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा अपनी विधानसभा क्षेत्र को एक एम्बुलेंस भेंट करेंगे। सभी सुविधाओं से लैस इस एम्बुलेंस को आज मंत्री लखमा ने हरी झंडी दिखाकर सुकमा के लिए रवाना किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। अब जिले का एकमात्र सरकारी अस्पताल LNJP 200 बेड का होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा अस्पताल को 200 बेड का किया गया है। जिले के एकमात्र सरकारी अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश में 90 डॉक्टरों की भी तैनात की जाएगी। गुरुवार को लघु सचिवालय नूह स्थित दूसरी मंजिल पर मीटिंग हॉल में जिले के पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया और जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से जिले के सभी पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली डोज लगाई गई। हरियाणा के पलवल में रात के समय घर के बाहर से 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का 2 युवकों ने अपहरण कर नशीला पेय पदार्थ पिला दिया। छात्रा जब बेहोश हो गई तो 4 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सामूहिक दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर चारों युवक छात्रा को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पश्चिमी विक्षोभ और समुद्री तूफान टाकटे का असर पहाड़ों के मौसम में भी दिखा है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में बुधवार सुबह से हो रही बारिश गुरुवार को भी जारी रही, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री में भी बारिश और ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री हाईवे 3 स्थानों पर बंद है। मध्य प्रदेश के रीवा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती को झांसा देकर आरोपी अपने बहन के घर ले गया। वहीं उसने युवती के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं युवती के द्वारा इस घटना की शिकायत रीवा के अहमिया थाने में दर्ज कराई गई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पूरे देश में फैल चुका है। आपको बता दें कि सितारगंज पुलिस आई हरकत में
सितारगंज पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देश अनुसार कोविड-19 में जो लोग बाहर बिना मास्क के लगाए और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोविड के प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने राज्य में लगातार हो रही कोरोना वैक्सीन की कमी पर बोलते हुए कहा कि राज्य में वैक्सीन समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कई जगह वैक्सीन की कमी है क्योंकि उत्पादन के हिसाब से वैक्सीनेशन का आवंटन हो रहा है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भगवानपुर थाने में एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल और सीओ मंगलोर पंगजा गैरोला के नेतृत्व में आयुर्वेदिक कंपनी मुल्तानी के सहयोग से फ्रंटलाइन वर्कर्स को आयुष किट वितरित की गई। मध्य प्रदेश के धार जिले के मानवार गंदवानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमंग सिंघवार पर झूठे प्रकरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक महिला के सुसाइड मामले में विधायक उमंग सिंघवार पर कोई आरोप नहीं लगे हैं, फिर भी बीजेपी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक विधायक की छवि को खराब करने का काम किया है। दो दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुलाल चौधरी उज्जैन पहुंचे थे। इस दौरान उज्जैन की समस्या लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता नूरी खान एक ज्ञापन लेकर गुरुवार को भवन पहुंची थी। वहां पर कांग्रेस नेत्री को मौजूद पुलिस ने रोका। कांग्रेस नेत्री ने सीएसपी हेमलता अग्रवाल के बीच ज्ञापन देने को लेकर तीखी नोकझोंक हुई थी। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि टूलकिट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी सनातन और देश विरोधी ताकतों का बहिष्कार करने की जरूरत है। हरियाणा के फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीज का ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद से जहां स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद जगी है कि वहीं लोगों के ये भी राहत भरी खबर है कि ब्लैक फंगस का ऑपरेशन कोरोना काल में सबसे बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा के गुरुग्राम के बादशाहपुर में एक परिवार पर कातिलाना हमले का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में 1.5 दर्जन दबंग माता चौक पर रहने वाले परिवार पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इस जानलेवा हमले में 60 वर्षीय बुजुर्ग को गंभीर चोट आई है। वो हालत में अभी उनको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां बुजुर्ग रमेश की हालत नाजुक बनी हुई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फिर से एक बार बड़ी फटकार लगाई है। निजी अस्पतालों की दरें तय न करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि जनता अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अपने जीवन भर की कमाई दांव पर लगाकर जान बचाने को मजबूर है। हरियाणा में टेलीमेडिसिन अभियान की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा में टेलीमेडिसिन अभियान की शुरुआत की है, जिसमें लोग फोन के जरिए अपने तमाम परेशानियों को लेकर परामर्श डॉक्टरों से ले सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना की महामारी ने दस्तक दी है। ऐसे कई गांवों में जहां पर कोरोना की महामारी से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गांवों के पास सतपुरा गांव के प्राइमरी स्कूल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, ताकि लोगों को इससे थोड़ी राहत मिल सके। हरियाणा के फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए योग का सहारा लिया गया है। फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में बने कोरोना आइसोलेशन वार्ड में पीपीई किट पहनकर योग स्पेशलिस्ट मरीजों को योग करा रहे हैं।
हरियाणा के यमुनानगर के एंटी नारकोटिक्स स्टाफ ने पानीपत के रहने वाले एक युवक से 150 ग्राम स्मैक को बरामद किया है। स्टाफ का दावा है कि अब तक की सबसे बड़ी खेप स्मैक की उन्होंने पकड़ी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज।